यौगिकों के नामकरण के अंदर हम नेक्स्ट प्रारंभ कर रहे हैं यौगिकों के कुछ एग्जाम्पल और उनके नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं। यहाँ पर हमने इससे पहले यौगिकों के नाम लिखने के 3 मेथड्स बताए थे, जिसमें एक था कंपोजिशन के आधार पर या संगठन के आधार पर नाम लिखा जाता है, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन के आधार पर यौगिक का नाम लिखा जाता है, और नंबर 3 योगात्मक या एडिटिव नोमेनक्लेचर हमने बात की थी। 3 तरीके से यौगिकों के नाम लिखे जाते हैं। उनमें से मैं कुछ सामान्य यौगिक लेकर के उनके नाम प्रदर्शित कर रहा हूं, और उसके बाद में हम नेक्स्ट में आयनिक यौगिक और उनके नामों की बात करेंगे। तो अभी हम यौगिकों के कुछ एग्जाम्पल के अंदर कंपोजिशनल या संगठनात्मक नाम, परमाणुओं की संख्या कितनी है उसके आधार पर नाम कैसे लिखे जाते हैं, वो प्रक्रिया मैं यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम पहला उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे यदि यौगिक दिया गया है CO2, तो इसमें 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, तो इसका नाम हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपको ध्यान रखना है उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है, उसके साथ अनुलग्न आइड लगाना है, और केंद्रीय परमाणु का नाम हम प्रारंभ के अंदर लिखते हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं Cl2O की, तो इसको कहा जाता है ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु, और आगे हम इसके डाइक्लोराइड लिखेंगे, और इसमें आइड अनुलग्न क्लोरीन के साथ लगाया जाता है। तो केंद्रीय परमाणु का नाम पहले और उससे जुड़े हुए 2 क्लोरीन परमाणुओं का नाम उसके बाद में लिखा गया है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, Fe2O3 दिया गया है, तो इसमें 2 आयरन परमाणु 3 ऑक्सीजन के साथ संयोजित है, तो इसका नाम हम लिखेंगे डाई आयरन ट्राई ऑक्साइड। ये इसका IUPAC नाम यौगिक के नाम के रूप में लिखा गया है। ऐसे यदि आपको NO दिया गया है, तो इसको हम लिखते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के कई ऑक्साइड हैं, इसलिए इनमें से हम यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या को साथ में प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर ये मोनोऑक्साइड लिखा जाता है। इनमें से 1 ऑक्सीजन लिखेंगे और 1 ऑक्सीजन इसमें से हटा दी जाती है, तो सीधा मोनोऑक्साइड करके लिखा जाता है। ऐसे ही यदि आपको कहे NO2 का नाम, तो यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, तो इसको हम मोनो नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं या सिर्फ नाइट्रोजन। 2 ऑक्सीजन है, तो इसको हम लिखेंगे डाइऑक्साइड, जिसमें आइड अनुलग्न ऑक्सीजन के साथ उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के साथ में जोड़ा गया है। ऐसे ही यदि एग्जाम्पल के अंदर हम बात करते हैं SiC, यहाँ पर Si 1 है, कार्बन भी 1 है, तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं सिलिकॉन, और आगे लिखा जाता है कार्बाइड। आप इसको मोनोकार्बाइड भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका सामान्य यौगिक मोनोकार्बन के साथ ही प्रदर्शित किया जाता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड के रूप में इसको हम प्रदर्शित करेंगे। ऐसे ही यदि हम लेते हैं CaC2, इसका साधारण नाम आपने पढ़ा होगा कैल्शियम कार्बाइड, लेकिन वास्तव में ये कैल्शियम बाइकार्बाइड है या डाइकार्बाइड है, तो इसको लिखा जाता है कैल्शियम डाइकार्बाइड लिखते हैं। या फिर यदि यौगिक की संरचना के रूप में लिखा जाता है, तो डाइकार्बाइड की जगह हम यहाँ पर, चूंकि यह कार्बन कार्बन त्रिबंधित समूह है, तो इसको हम एसिटिलाइड भी कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा CaC2 को हम कहते हैं कैल्शियम एसिटेलाइड या एसिटिलाइड लिखा जाता है। ये एसिटिलिन व्युत्पन्न के रूप में होता है, इसके लिए इसको हम एसिटिलाइड कहते हैं, और यहाँ पर कार्बन त्रिबंधित रूप में उपस्थित रहते हैं। इस पर 2+ चार्ज है और इस पर है 2- चार्ज, तो इसको हम कैल्शियम एसिटिलाइड, या इस रूप में लिखा है तो इसको हम कैल्शियम डाइकार्बाइड कहते हैं। और यहाँ सामान्य सिलिकॉन कार्बाइड सिंगल कार्बन है, तो सिलिकॉन कार्बाइड के रूप में लिखा जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं लेता हूँ Al4 और C3, तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे, 4 एल्यूमिनियम है तो टेट्रा एल्यूमिनियम ट्राई कार्बाइड, तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे हम टेट्रा एल्यूमिनियम
ट्राई कार्बाइड के रूप में हम इसका नाम लिखते हैं, या फिर हम आयनिक यौगिक के रूप में लिखें तो सिंपल एल्यूमिनियम कार्बाइड भी लिखा जाता है। आयनिक यौगिक के रूप में एल्यूमिनियम कार्बाइड लिखने से कैसे पता चलेगा कि इसमें संगठन क्या है, तो उसकी प्रक्रिया हम आयनिक यौगिकों के अंदर प्रदर्शित करेंगे। अभी हम यहाँ पर संगठनात्मक नाम के रूप में एल्यूमिनियम कार्बाइड को या Al4C3 को टेट्रा एल्यूमिनियम ट्राई कार्बाइड के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और कार्बन की संयोजकता 4 प्रदर्शित की गई है। ऐसे ही अगर मैं ये यौगिक दिया है Cu5Zn Cu8Zn5 कर दिया जाए, तो इस यौगिक की यदि बात की जाए तो इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉपर, यहाँ पर कितने 8, जिंक है 5, आगे पीछे है तो भी हम उसी तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ कॉपर का नाम पहले और जिंक का नाम आपको बाद में लिखना है, क्योंकि कॉपर आवर्त सारणी में पहले और जिंक उसके बाद में होता है। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। 8 कॉपर है तो इसको लिखा जाएगा ऑक्टा कॉपर, अंग्रेजी के अंदर इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद जिंक 5 है तो 5 के लिए हम शब्द काम में लेते हैं पेंटा, और उसके बाद में जिंक के लिए अब आप आइड अनुलग्न लगाकर नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेंटा, जिंक का सामान्य नाम लिखेंगे और अनुलग्न के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा आइड, जिंक आइड कहा जाता है। ऐसे ही यदि हम MgZn2 ठोस विलयनों के अंदर ये यौगिक बनता है, और ठोस विलयन में बनने वाले इस यौगिक के लिए हम नाम लिखते हैं मैग्नीशियम, और 2 जिंक है तो इसको हम लिखेंगे डाई जिंकाइड। जिंक लिख करके अनुलग्न के रूप में आइड लगा दीजिए, जिंकाइड हो जाएगा। तो ये हो गया मैग्नीशियम डाई जिंकाइड के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से किसी भी द्विअंगी यौगिक का नाम लिखने के लिए हम सामान्यतः या सामान्य प्रक्रिया के रूप में कंपोजिशनल नोमेनक्लेचर का उपयोग करते हैं या संगठनात्मक नाम का उपयोग करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं और प्रदर्शित करता हूँ। यदि आपको यौगिक के रूप में H2O लिख करके दे रखा है, NH3 दिया गया है या PH3 दिया गया है, तो इनके नाम हम किस तरीके से प्रदर्शित करें। तो यदि H2O दिया गया है, या फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं HBr दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर H2O के लिए सामान्य संगठनात्मक नाम के रूप में हम लिखते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इसका नाम हो जाएगा डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, और इसको हम सरल भाषा के अंदर या सामान्य भाषा के अंदर हम वाटर या जल प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से NH3 है तो इसको हम लिखते हैं ट्राई हाइड्रोजन, और N के लिए अनुलग्न आइड के रूप में हम लिखते हैं नाइट्राइड। तो ये नाम हो जाएगा ट्राई हाइड्रोजन नाइट्राइड, और इसी का दूसरा नाम है एजेन कहा जाता है, या इसे हम अमोनिया भी लिखते हैं। तो ये भी सामान्य रूप से नाम प्रयुक्त किए जाते हैं। अमोनिया, एजेन IUPAC नाम के रूप में हाइड्राइडों के नाम लिखने के मेथड में अभी आएगा, और बाकी प्रतिस्थापी नाम के रूप में हम ट्राई हाइड्रोजन नाइट्राइड के नाम से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे यदि PH3 है तो यहाँ पर भी हम इसको ट्राई हाइड्रोजन, और P के लिए यहाँ पर फॉस्फाइड अनुलग्न आइड लगा करके फॉस्फाइड लिखते हैं। या फिर यदि इसका हाइड्राइड के रूप में नाम लिखा जाए तो इस यौगिक को हम कहते हैं फॉस्फेन। लास्ट में अनुलग्न ANE लिखा जाता है, ये जरूर ध्यान रखना। फॉस्फेन PH3 के लिए शब्द हम IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर प्रयुक्त करते हैं। ऐसे यदि HBr लिखा है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, और Br के लिए शब्द आता है ब्रोमाइड। तो ये नाम हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ऐसे यदि HCl है तो हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसे यदि HI है हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसी रूप में हम नाम लिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं और प्रदर्शित कर रहा हूँ। यदि यहाँ पर N2O3 दिया है तो नाम लिखेंगे हम डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड कहा जाता है।
डाईहाइड्रोजन ट्राईऑक्साइड के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इसी तरीके से कंपोजिशनल नोमेनक्लेचर का हम उपयोग करते हैं और IUPAC में ये नाम दर्शाते हैं। तो ये सामान्य कंपोजिशनल नोमेनक्लेचर या संगठनात्मक नाम के रूप में यौगिकों के नाम दर्शाए गए हैं। और इन संगठनात्मक नामों के अलावा यदि कोई यौगिक हाइड्राइड के रूप में दिया गया है तो P खंड के तत्वों के हाइड्राइडों के नाम लिखने का एक विशिष्ट तरीका है, वो मैं आपको इसके साथ में प्रदर्शित करता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ले रहे हैं हाइड्राइड का नोमेनक्लेचर। तो हेडिंग लगाएंगे हाइड्राइड या हाइड्राइडों का नामकरण। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हाइड्राइडों के नामकरण के अंदर हम आवर्त सारणी के P खंड में जो तत्व हैं उनके हाइड्राइडों के नाम लिखने का मैं मेथड यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ। और यहाँ पर मेथड हम प्रदर्शित इस तरीके से करेंगे कि हाइड्रोजन के सापेक्ष P खंड के तत्वों की जो सामान्य संयोजकता हम पढ़ते हैं, उसी सामान्य संयोजकता के अंदर जो हाइड्राइड बनेंगे उनका नाम हम यहाँ लिखेंगे। तो उसके लिए अनुलग्न का उपयोग किया जाता है या सफिक्स के रूप में यहाँ पर हम N या हिंदी में N का उपयोग करते हैं। ANE अनुलग्न लगा करके या साधारण रूप से N अनुलग्न लगा करके इन हाइड्राइडों का नामकरण किया जाता है जिसमें हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। हाइड्राइड है, P खंड के तत्वों के हाइड्राइड है, तो उसमें जो भी तत्व है उस तत्व के नाम के साथ अनुलग्न N लगा करके हम नाम लिखते हैं। तो मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले वर्ग संख्या 13 से स्टार्ट करिए। वर्ग संख्या 13 के अंदर पहला तत्व है B और संयोजकता आपको ध्यान रखनी है। वर्ग संख्या 13 से यदि हम प्रदर्शित करें 13, 14, 15, 16, 17 हाइड्रोजन के सापेक्ष इनकी संयोजकता 13वें वर्ग की होती है 3, इसकी 4, उसके बाद 3, फिर 2 और इनकी संयोजकता 1 होगी। ये हाइड्रोजन के सापेक्ष हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो हाइड्रोजन के सापेक्ष तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से लेकर 1 तक घटती है। तो इस तरीके से यहाँ पर 19 संयोजकताओं के रूप में यौगिकों के हाइड्राइड बनाएंगे और उन हाइड्राइडों के लिए हम नामकरण के साथ में तत्व के नाम के साथ N अनुलग्न लगाकर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन उसमें कुछ विशिष्ट बात है या विशिष्ट पॉइंट्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं कि किस तत्व के लिए N अनुलग्न लगाने के बाद में नाम क्या बनेगा। कंट्रोवर्शियल नाम नहीं आने चाहिए, तो विशिष्ट नामों को मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ और वही नाम सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये संयोजकताएं आपको ध्यान में रखनी है और उसी को मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बात करें 13वां वर्ग है तो संयोजकता कितनी होगी 3 और 3 से हम लिखेंगे BH3। दूसरा तत्व है एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा AlH3। तीसरा तत्व है Ga गैलियम GaH3। चौथा तत्व है इंडियम EiNH3। संयोजकता 3 वाले एग्जाम्पल ही लेने हैं, उसके अलावा एग्जाम्पल नहीं लेने। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और लास्ट वाला तत्व है थेलियम। तो थेलियम के लिए THTL, थेलियम के लिए TL और H कितने लेने हैं 3। तो इस तरीके से थेलियम के लिए हाइड्राइड को हम TLH3 के रूप में लिखेंगे। अब मुझे यदि इनके नाम लिखने हैं तो अनुलग्न क्या लगाना है N। तो जैसे B दिया गया है तो बोरोन के साथ अनुलग्न लगाएं N, तो इसको कहा जाता है बोरेन। हाइड्राइड है, बोरोन की संयोजकता 3 के साथ में बोरेन। एल्यूमिनियम है तो इसे कहा जाता है Ln। इसी तरीके से GaH3 है तो इसको लिखा जाता है गैलेन। इसी तरीके से इंडियम है तो यहाँ नाम आपको ध्यान रखना है इंडिगेन लिखा जाता है या इंडिजेन लिखा जाए, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यहाँ पर इंडियम में इंडिगो इसके फ्लेम के कलर के आधार पर इसका नाम रखा गया है और यहाँ पर हम इंडियन को इंडियन नहीं लिखते हैं, इंडियन नहीं लिखा जाता है, इसको इंडिजेन लिखते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, तो यहाँ थोड़ी सावधानी आप ध्यान में लेंगे। इसी तरीके से
TlH3 थैलियम होता है, तो इसको हम कहते हैं थैलेन। तो ये हो जाएंगे इनके हाइड्राइडों के सामान्य नाम। और इन नाम के साथ में यदि हाइड्रोजन को किसी अन्य तत्व से प्रतिस्थापित किया है तो सब्स्टिट्यूशनल नेम के अंदर या सब्स्टिट्यूशनल नाम लिखने में हम इन मूल आधार नामों का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट लेता हूं वर्ग संख्या 14 के अंदर। तो वर्ग 14 के तत्वों की संयोजकता हाइड्रोजन के सापेक्ष होती है 4। 4 के अंदर आता है कार्बन है तो CH4, इसी तरीके से सिलिकॉन है SiH4, उसके बाद में है जर्मेनियम GeH4, फिर है SnH4 और फिर है PbH4। संयोजकता आपको कौन सी लेनी है? सामान्य वर्ग के अनुसार जो प्रतिनिधि तत्वों के अंदर हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता प्राप्त हो रही है उसी संयोजकता को यहाँ पर काम में लेना है। तो ये हो गया आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, अब इसमें हम इनका नाम लिखें तो तत्व के नाम के साथ N लगाना है। अगर मैं यहाँ नाम लिखता हूँ तो कार्बन के साथ N लगाएं तो नाम होता है कार्बेन, लेकिन यह नाम साधारण रूप से प्रयुक्त नहीं किया जाता है क्योंकि कार्बन के कई यौगिक हैं और अत्यधिक संख्या में यौगिकों के लिए अगर हम नाम लिखें तो एक हाइड्राइड के रूप में नाम नहीं लिखा जा सकता, इसके कई हाइड्राइड हैं। इसलिए सामान्य नाम के रूप में आपने ये पढ़ रखा होगा, यहाँ पर हम एल्केन करके लिखते हैं, अनुलग्न एन ही लगाया जाता है, लेकिन एल्क की जगह कार्बन की संख्या अलग अलग रखते हैं। और यदि मैं एक कार्बन वाले इस यौगिक का नाम लिखूं तो आपको पता है इसे हम मेथेन कहते हैं। तो ध्यान रखना, मेथेन या एल्केन के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं, सामान्यतः कार्बेन शब्द काम में नहीं लिया जाता। ऐसे ही SiH4 है तो इसको हम कहते हैं सिलेन। एक चीज आपने ध्यान दी होगी, यहाँ पर जितने भी नाम मैंने लिखे हैं इन सभी नामों के अंदर आप N अनुलग्न प्रयुक्त कर रहे हैं और इन नामों को सामान्यतः स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये I लिखा है तो ये भी आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। तो IN इंडिजेन, थैलेन THALLNE और ऐसी तरीके से यहाँ S भी लिखे हैं तो स्मॉल लेटर में, A लिखा है तो स्मॉल लेटर में। ऐसे GE लिखा है तो इसके लिए हम नाम लिखते हैं जर्मेन, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना। ऐसे ही SN दिया गया है, लैटिन नाम के रूप में हम इसको लिखते हैं तो इसे लिखा जाता है स्टेनेन, स्टेनम होता है, स्टेनेन लिखा जाता है। ऐसे ही PB है तो इसको हम लिखते हैं प्लम्बेन, नाम ध्यान रखना, प्लम्बेन कहा जाता है। इसके अलावा मैं लेता हूँ वर्ग संख्या 15 के तत्वों की यदि बात करें, यहाँ पर वापस हाइड्रोजन के सापेक्ष इनकी संयोजकता 3 हो जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे? 3। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ NH3, दूसरा यौगिक है PH3, तीसरा यौगिक है ASH3, उसके बाद आता है SBH3। ठीक है, प्रतीक लिखने के समय जो नियम बता रखे थे वही काम में लेने हैं। हाइड्रोजन कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, S कैपिटल, लेकिन B यहाँ पर स्मॉल लेटर में होगा। इसी तरीके से हम लास्ट यौगिक लेते हैं BiH3 के रूप में। तो यहाँ पर आ गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, और संयोजकता 3 है, 3-3 हाइड्रोजन साथ में लिखे जाते हैं। इन सभी में हाइड्रोजन दाईं ओर लिखे जाते हैं और नेक्स्ट में जो हाइड्राइड बनेंगे उसमें हाइड्रोजन पहले लिखा जाता है क्योंकि विद्युत ऋणता बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं नाम लिखता हूँ तो NH3 का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और NH3 में नाइट्रोजन को एजा कहा जाता है। तो IUPAC में एजा है तो यहाँ पर N अनुलग्न लगाएं तो इसका नाम हो जाता है एजेन। तो AZENE एजेन कहा जाता है, या फिर हम सामान्य नाम से अमोनिया के रूप में भी इसको नामकरण करते हैं। हाइड्राइड के रूप में इसका नाम लिखें तो अनुलग्न N लगाना है तो ये हो जाएगा फॉस्फेन। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा आर्सेन, यहाँ हो जाएगा SB है, एंटीमनी होता है तो उसको लैटिन नाम के रूप में लिखें तो इसको लिखा जाता है स्टीबेन, स्टीबियम होता है, स्टीबेन लिखा जाएगा।
ऐसे यदि बिस्मथ है तो यहाँ पर भी आपको नाम थोड़ा ध्यान रखना है, बिस्मथेन लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? बिस्मथ होता है, आगे एन लगाकर हम प्रदर्शित करें तो यहाँ पर आपने तीनों वर्गों के हाइड्राइडों को, सामान्य संयोजकता के हाइड्राइडों को एन अनुलग्न लगाकर प्रदर्शित किया है। अब यदि इन हाइड्राइडों में हाइड्रोजन हटाकर कोई अन्य तत्व जोड़ा जाए तो हम प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूशनल नेम के रूप में इनका उपयोग करते हैं, और ये सभी नाम मान्य नाम है। आयनिक यौगिकों के अंदर भी हम इनको वापस रिपीट करेंगे, कुछ जगह इनके आयनिक यौगिक बनेंगे, उनके नाम को भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये आवर्त सारणी के पी खंड के 3 वर्गों के हाइड्राइडों का नाम लिखते समय अनुलग्न एन लगाकर प्रदर्शित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और आपको याद होने चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वर्ग संख्या 16 और वर्ग संख्या 17 की। सामान्यतः वर्ग संख्या 16 व 17 के यौगिक हाइड्राइड जो बनेंगे, उन हाइड्राइडों का सामान्य एन अनुलग्न लगा करके नामकरण बहुत कम जगह पर प्रयुक्त किया जाता है, या लगभग कह सकते हैं सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी आपको नाम पता होने चाहिए। कुछ जगह इनके जो हाइड्राइड बने या इनके जो धनायन बनेंगे या ऋणायन बनेंगे, वहाँ पर इनके नामों का उपयोग किया जाता है। तो मैं नाम आपको बता देता हूँ, लेकिन सामान्यतः ऐसे नाम बहुत ही कम प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट वर्ग संख्या 16, जो कि ऑक्सीजन फैमिली है, और ऑक्सीजन फैमिली के सदस्यों को हम एक विशिष्ट नाम से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपको पता है तो आप सोच के बताइए, फिर मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। वर्ग संख्या 16 के अंदर सदस्य है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। यहाँ पर आप संयोजकता की बात करें तो वर्ग संख्या 16 में संयोजकता घटते हुए 2 हो जाती है हाइड्रोजन के सापेक्ष, और यहाँ पर आपको हाइड्रोजन आगे लिखना है H2S, H2SE, H2TE और H2PO के रूप में प्रदर्शित करेंगे। नाम लिखते समय ऑक्सीजन है तो हम इसको ऑक्सीडेन लिखते हैं। थोड़ी कन्फ्यूजन को कम करने के लिए यहाँ पर नाम परिवर्तित किया है। जिस तरीके से इंडियम के अंदर जो हाइड्राइड था इंडिगेन लिखा था, उसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीडेन लिखा जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना। तो ये कई बार आपको वाइवा के अंदर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि H2O का IUPAC नाम बताइए, तो आप ध्यान रखना ऑक्सीडेन कहते हैं या डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है। ऐसे ही H2S है तो सल्फर होता है, तो इसको हम कहते हैं सल्फेन। इसी तरीके से सेलेन, सेलेनियम है सेलेन। इसी तरीके से टेल्यूरियम है टेलेन। इसी तरीके से पोलोनियम है तो इसको कहा जाता है पोलेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके नाम शायद पहली बार सुन रहे होंगे, फिर भी आपको ध्यान रखने हैं। ये IUPAC की रेड बुक से नामकरण पढ़े जा रहे हैं, उसी को लेके चल रहे हैं। आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन तक इससे ज़्यादा की आवश्यकता हमें सामान्यतः नहीं पड़ती है। हमें वहाँ तक के नामकरण कंप्लीट आपको बता दूंगा। इसके बाद में बात हम करते हैं, लास्ट वर्ग है वर्ग संख्या 17 के हाइड्राइड, जहाँ पर संयोजकता इकाई हो जाती है, और इन हाइड्राइडों के ये नाम सामान्यतः कहीं काम में नहीं लिए जाते, ठीक है। लेकिन हाइड्राइडों के नाम का जो सामान्य नियम है इसके अनुसार लिखें तो हम यहाँ पर HF, HCl, HBr और HI का अगर हम नाम लिखें तो क्या नाम आएगा, और इसको HAT भी लिख सकते हैं, एस्टेटीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन है तो इसको हम कहते हैं फ्लूओरेन, फ्लूओरेन। इसको कहेंगे क्लोरेन, इसको कहा जाता है ब्रोमेन। अनुलग्न एन सब में आएगा, ये ध्यान रखना है। ऐसे आयोडीन है तो इसको हम लिखते हैं आयोडेन। ऐसे ही एस्टेटीन है तो इसको लिखा जाता है एस्टेन। एस्टेटाइन है, एस्टेन लिखते हैं, और ये इसके नाम लिखने का सामान्य मेथड है। लेकिन वापस ध्यान रखना, इनके नाम हम किस रूप में
यहाँ पर हाइड्राइडों के रूप में नहीं लिखते हैं। इनके नाम लिखने के सामान्य तरीके आपको बताए गए हैं, उसके अनुसार यहाँ पर हम इनका नाम सिंपल लिखते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में अनुलग्न आइड लगाकर नाम लिखा जाता है, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एस्टेटाइड। तो इस तरीके से हम इनका नामकरण करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि हम HCl का जलीय विलयन यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको फिर नाम के रूप में लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में नाम तभी लिखा जाएगा जब HCl का जलीय विलयन दिया गया है। अगर जलीय विलयन नहीं है तो हम इसको हाइड्रोजन क्लोराइड लिखेंगे। और जलीय विलयन में चूंकि ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, इसलिए अनुलग्न के रूप में हम इक एसिड के साथ नाम लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे प्रयोगशाला में हम प्रयुक्त कर रहे हैं तो ये HCl का जलीय विलयन है। और इस HCl के जलीय विलयन की सांद्रता मैं आपको बता चुका हूँ 38% W/W, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान 1.19 ग्राम पर cc होता है। और ये सांद्र HCl के रूप में जलीय विलयन है। केवल 38% द्रव्यमान में HCl और बाकी शेष द्रव्यमान के अंदर जल उपस्थित होता है प्रतिशत में, और इसी को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखना। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं और इनके नामकरण के ये तरीके भी आपको ध्यान में रखने। अब यदि कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, संयोजकता मैंने सामान्य बता रखी है, लेकिन कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनकी संयोजकता हाइड्रोजन के सापेक्ष परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील हाइड्राइड बनाते हैं, तो उनके नाम को हम कैसे प्रदर्शित करें, ये विशेष रूप से पूछे जाए तो ध्यान रखना, बाकी इनकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। अगर मैं कहूँ PH5 का नाम लिखिए, PH5 का नाम लिखिए, जबकि हमें PH3 का नाम पता है, क्या होता है, फॉस्फेन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फॉस्फेन सामान्य संयोजकता के अंदर हाइड्राइड है, जो कि आवर्त सारणी के अंदर बाएं से दाएं 1 से 4 और 4 से लेकर 1 तक हाइड्रोजन के सापेक्ष तत्वों की संयोजकता जो प्रदर्शित की जाती है उसके अनुसार है, तो हम सामान्य नाम लिख देंगे। लेकिन इससे भिन्न संयोजकता में दिया जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, 5 हाइड्रोजन दिए गए हैं, तो 5 हाइड्रोजन के लिए हम यहाँ पर लैम्डा प्रतीक बनाकर ऊपर लिखेंगे 5 और बाकी के नाम को हम उसी तरीके से प्रदर्शित कर देंगे। तो ये हो जाएगा फॉस्फेन। नाम वही रहेगा, केवल लैम्डा पूर्व लग्न के रूप में प्रयुक्त करके उस पर घातांक उतने हाइड्रोजन परमाणुओं की लगा दी जाती है जितने की हाइड्रोजन दिए गए अणु में उपस्थित है या यौगिक में उपस्थित है। ऐसे ही कम हो जाए तब भी यही तरीका काम में लिया जाता है। जैसे टिन में SnH2 हो जाए तब भी हम यही मेथड ऊपर 2 लिख करके प्रदर्शित करते हैं और इसे कहा जाता है स्टेनेन। तो अगर SnH4 है तो सामान्य स्टेनेन कहेंगे, लेकिन यदि उससे भिन्न संयोजकता है तो आपको हाइड्रोजन की संख्या लैम्डा पर घातांक लगा करके प्रदर्शित करनी है। और इसी तरीके से हम इनके नामकरण करते हैं। और इन्हीं नामों को मैं कुछ मॉडिफाई नामों के रूप में प्रदर्शित करूं जो कि जनरली आपको पता भी हैं, तो उसमें से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर आपको कहा जाए B2H6 का नाम बताइए, जो कि BH3 का डबल है या द्विलक है, तो BH3 का द्विलक हम लिखते हैं B2H6। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, BH3 कितने हैं, 2 हैं। BH3 के लिए हम नाम यूज करते हैं बोरेन, तो 2 हैं तो कितने हो जाएंगे, डाई। तो आगे डाई लगा करके हम इसका नाम लिख देंगे और नाम हो जाएगा डाई बोरेन। ऐसे ही अगर ये यौगिक दिया जाए N2H4, ये वास्तव में किसके बराबर है, H2N सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पर 2 अमोनिया आपस में जुड़ करके इसका निर्माण कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भी हम इनका यदि नाम लिखें तो NH3 के संयोजन से बना, इसमें तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है इसलिए बंध नया
बनाने के लिए हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ अतिरिक्त बंध बनाने के लिए चूंकि अष्टक पूर्ण है, एक एक हाइड्रोजन कम कर दिया गया है, अर्थात 2 अमोनिया के एक एक हाइड्रोजन कम करके हमने ये यौगिक बनाया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? NH3 का नाम होता है एजेन। तो यहाँ पर 2 NH3 संयोजित हो रहे हैं, तो इसको हम नाम लिखेंगे डाईएजेन। ऐसे ही यदि कार्बनिक यौगिकों के रूप में हम इस यौगिक का नाम पूछे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है, तो N सामान्यतः एकल बंध युक्त संतृप्त यौगिकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, संतृप्त यौगिक भी हो, एकल बंधित हो, जैसे CH4 के लिए मेथेन, तो C2H6 अगर बनता है 2 मेथेन में से एक एक हाइड्रोजन कम करके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एथेन, 2 संख्या बढ़ाकर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ पर डाई लगाकर लिखा गया। अगर मैं डाईएजेन में N अनुलग्न एकल बंध के लिए, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन एकल बंध के लिए और 2 डबल बॉन्ड आ जाए, तो इसको हम कहते हैं डाईएजीन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अनुलग्न ENE द्विबंध के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इस यौगिक को हम कहते हैं डाईएजीन। क्लियर है? तो यहाँ पर हम ऊपर जो हाइड्राइड हैं उनके सामान्य हाइड्राइडों का नाम लेकर के उनसे बनने वाले व्युत्पन्नों का नाम भी हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे कोई भी यौगिक लिया जाए, उससे बनने वाले उत्पादों का नामकरण इसी तरीके से किया जाता है। ऐसे यदि श्रृंखलाएं भी बनती जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3N एक सीध में आ जाए तो ट्राईएजेन हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाए तो स्थिति के रूप में, जैसे हाइड्रोकार्बनों का हम व्युत्पन्न के रूप में नाम लिखते हैं, वैसे ही इनसे बनने वाले यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक की प्रक्रिया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और ये सामान्य यौगिकों के रूप में हम इनके नाम इस तरीके से लिखते हैं। और भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय और कई एग्जाम्पल लेकर के भी मैं प्रदर्शित करूँगा कि इन यौगिकों के क्या क्या नाम हो सकते हैं। अभी सामान्य इन नामों को महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आयनिक यौगिक लेकर के उनके नामकरण की पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे, जिसमें आयनिक यौगिक कैसे बनता है, धनायन कैसे बनते हैं, ऋणायन कैसे बनते हैं, आयनिक यौगिकों में धनायनों का नामकरण करने के क्या क्या मेथड्स हैं, ऋणायनों का नामकरण करने के क्या क्या मेथड्स हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।